Good evening to all my friends and thank you very much for स्वामी सर एंड धर्म सर के ने मुझे आज अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिया कि मैं अपनी बात रखूं। मैं जब जब से मैं पढ़ रहा था, मैं एक्चुअली साइंस ग्रेजुएट हूँ। मैंने बीएससी केमिस्ट्री किया। मेरे पापा टीचर थे, मेरे मम्मी भी टीचर थी और मेरा जब शादी हुई तो मेरी वाइफ भी टीचर थी और कोइंसिडेंटली मेरे ससुर जी भी टीचर थे। तो सब लोग मेरी फैमिली में टीचर लोग, तो वो लोग मुझे टीचर ही बनाना चाहते थे सब मिलकर। तो 10 जब मैं 10th पास किया, क्वालिफिकेशन हो गया कि मैं टीचर बन जाऊं, लेकिन मुझे वहां से ही अंदर से आ रहा था आवाज कि मुझे कभी टीचर नहीं बनना, क्योंकि मुझे पता है कि लिमिटेशन टीचर्स में क्या है। मैं टीचर बनना चाहूंगा, लेकिन टीचर उन लोगों के लिए बनना चाहूंगा जो लोग ऑलरेडी लाइफ में सफर कर रहे हैं। तो मैंने टीचर बनने का जो पापा को बोला, मैंने पापा मैं थोड़ा आगे पढ़ना चाहता हूँ। 10 के बाद मैं 10th 12th किया साइंस में, फिर बीएससी किया। मैं एक्चुअली 12th के बाद मैं ना प्री मेडिकल कोचिंग के लिए बड़ौदा आया था इन 1991। तो वो कोचिंग में आने के बाद मुझे एक बात रियलाइज हुआ कि यहाँ पे जो बड़ौदा जैसा सिटी है, मैं एक तो छोटे से गांव से आता हूँ जहाँ पे मुझे 10th तक पढ़ने को मिला। आफ्टर 10th में अपने एक डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो सिटी होता था अमरेली सौराष्ट्र में, मैं उधर पढ़ने के लिए गया 11 12th में। देन मैं अपने ग्रेजुएशन करने के लिए वल्लभ विद्यानगर करके आनंद के पास एक अच्छा सा एजुकेटेड टाउन है, जो सालों से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शुरू किया था। तो वहां पे मेरे को पापा ने फोर्स किया था कि साइंस में अगर लिया है तो आप केमिस्ट्री करो, केमिस्ट्री के बाद केमिकल इंडस्ट्रीज में आपको अच्छा सा जॉब मिल जाएगा। चाहे टीचर ना बने लेकिन इंडस्ट्रीज में जॉब करो। पापा का फोकस था, फैमिली का भी फोकस था, सबका फोकस था कि तुम अच्छी सी जॉब करो, जॉब तुमको अच्छी सी मिल जाएगी। लेकिन मेरा फोकस कुछ और था। मैं दूसरे लोगों को देखता रहता था कि जो जॉब करते हैं उसकी लाइफ कैसी होती है, बिजनेस करते हैं उसकी लाइफ कैसी होती है। तो अकॉर्डिंगली मैं अपना डिसीजन अंदर अंदर से लेके आ रहा था कि मुझे कभी जॉब करूंगा तो सीखने के लिए करूंगा, जॉब करूंगा तो अपने आप को थोड़ा ढालने के लिए करूंगा कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मैंने जॉब भी किया शुरू शुरू में। आफ्टर बीएससी देन मैंने इवनिंग कोर्स में एमबीए किया बड़ौदा से। तो जब मैं एमबीए कर रहा था तो मैं फार्मास्यूटिकल में एरिया सेल्स मैनेजर का जॉब लिया। तो उस टाइम पे मैं जॉब करते करते बहुत सारे लोगों को मिलने लगा, डॉक्टर्स लोगों को मिलने लगा। फिर इनकी जो फार्मास्यूटिकल की होलसेल शॉप रहती है उधर में उसके केमिस्ट ड्रगिस्ट लोगों को मिलने लगा। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि ये लोग कितनी लिमिटेड फ्रेम में काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोफेशन गलत है, तो ये लोग इतनी लिमिटेड फ्रेम में काम कर रहे हैं कि ये लिमिटेड फ्रेम में काम करने को मेरे को दिल नहीं कर रहा था। तो मैं क्या कर रहा था, मैं 1.5 साल ऑब्जर्वेशन ही किया उस वो बिजनेस और जॉब जॉब करते करते। फिर मैंने मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। उस टाइम पे मल्टी लेवल मार्केटिंग का बहुत अच्छी से अपॉर्चुनिटी बाजार में चल रही थी। एमवे था, फिर स्वदेशी मार्केटिंग करके था, फिर ये मोदी केयर करके था। तो मेरे दिमाग में ये मेरा नेचर पहले से ही मार्केटिंग वाला है। जब से मैं 12th में पढ़ता था, जब वेकेशन पढ़ता था तो मैं अहमदाबाद या बड़ौदा या सूरत चला जाता था कुछ न कुछ चीज़ों की मार्केटिंग के लिए। तो मुझे वो ज़्यादा मजा आती थी कि मैं मार्केटिंग करूँ। तो मार्केटिंग में मुझे लोगों के साथ बात करना, अपनी बात रखना, उसको कन्विंस करना, उसकी साइकोलॉजी स्टडी करना, उसके साथ पूरा डिटेलिंग करना, वो पहले से मेरी हॉबी है। तो वो चीज़ मैं कर रहा था। तो मैं वो जब एरिया सेल्स मैनेजर बन गया उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा लंबा जीवन इसमें जाएगा नहीं, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा अपने ओर से। तो मैं जिस कंपनी के साथ अपना एरिया सेल्स मैनेजर की जॉब कर रहा था उस कंपनी की ही प्रोडक्ट मैंने उधार लेके, थोड़ा एडवांस में पैसे देके मैंने एक स्वदेशी लेवल मार्केटिंग का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस शुरू किया। उस लेवल पे कुछ 15 लेवल थे शुरुआत का, फिर बाइनरी प्लान था, फिर 7th लेवल, 8th लेवल। उस टाइप पे 9th लेवल पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने जितने भी मेंबर्स बन रहे हैं मेरे बिजनेस में उनको मुझे एक इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देना है, उसकी फैमिली के लिए और उसको खुद के लिए। तो उनके वजह से मैं एलआईसी के एक ब्रांच मैनेजर को मिलने गया। तब मुझे पता नहीं था एलआईसी क्या होता था, इंश्योरेंस क्या होता था, बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरा मोटो कुछ और था, मैं बिजनेस और कर रहा था। तो मैं एलआईसी के ब्रांच मैनेजर के पास गया, उन्होंने मेरे को एक अच्छे से डेवलपमेंट ऑफिसर को मिलाया। डेवलपमेंट ऑफिसर को मिला, मुझे मुझे इस पर्पज के लिए एलआईसी की एजेंसी लेनी, और वो एलआईसी एजेंसी मैं आपके लिए सिर्फ वो एलआईसी की पॉलिसी बेचने के लिए काम नहीं करूंगा। मेरा बिजनेस कुछ और है और वही बिजनेस को मुझे आगे बढ़ाना। तो उनकी वजह से मैंने एलआईसी का एजेंसी लिया, और मैंने भी लिया, मेरी वाइफ ने भी लिया। और तब मेरी जॉब चल रही थी। फिर एलआईसी एजेंसी लेने के बाद
3 महीने के बाद मैंने जॉब में से रिजाइन कर दिया। जब मैंने जॉब में से रिजाइन किया तब उस टाइम पे मेरी 17,000 की सैलरी, आई एम टॉकिंग अबाउट 2003। 2003 में 17,000 की सैलरी छोड़ के घर चल रहा था सब मेरा रेंट पे, यहाँ पे बड़ौदा में मैं रेंट पे रहता था। मेरा यहाँ पे कोई रिलेटिव्स नहीं था, कोई मेरा दोस्त नहीं था, कोई मेरा फैमिली नहीं था। आई वाज अलोन एट दैट टाइम। तो उस टाइम पे मैंने जॉब छोड़ के रिस्क लिया और इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया वो बिजनेस में भी आगे बढ़ा, इंश्योरेंस पॉलिसीज में आगे बढ़ा और इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते गया एलआईसी। तो इन बिटवीन मेरा नेचर ऐसा था कि ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत मुझे अच्छा लगता था। तो मैंने मुंबई में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, उनमें से एक अच्छी सी इंस्टीट्यूट में से ट्रेनिंग अटेंड किया। उनमें से मेरे को इन लोगों ने इंश्योरेंस के साथ म्यूचुअल फंड का बिजनेस ऐड करने के लिए गाइड किया और उनके साथ मिला दिया, उसके एग्जाम पास करवाई। फिर म्यूचुअल फंड का बिजनेस मैंने एनजे के साथ शुरू शुरू में शुरू किया। फिर उनके बाद मैंने म्यूचुअल फंड में भी बिजनेस करना शुरू कर दिया। इंश्योरेंस पॉलिसी भी बहुत सारी बेची। उस टाइम पे एक गारंटेड एडिशन वाली पॉलिसीज थी, तो मुझे अच्छे लगता था कि 9% गारंटेड एडिशन, 9% इंटरेस्ट वाला प्लान अगर किसी को देते तो आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द इक्विटी पावर एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड एवरीथिंग। मैं वो दिया उन लोगों को और दे वर वेरी हैप्पी। फिर बाद में जब से मैं एनजे के साथ जुड़ा, जैसे बॉबी जी ने बताया अभी कि उन लोगों ने जो हम लोग इक्विटी का पावर दिखाया, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो हम लोगों को दिया, एवरेजिंग का जो हम लोगों को नॉलेज दिया, और इनकी वजह से फिर दिमाग में ऐसा आने लगा कि अभी तक हम लोग जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे थे वो गलत था भी, सही नहीं भी था, क्योंकि जो अच्छी पॉलिसी थी वो अच्छे के लिए, लोगों के लिए अच्छी भी थी। और जो पॉलिसी अच्छी नहीं थी वो भी हम लोग बेच रहे थे, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा बास्केट नहीं था प्रोडक्ट का। अभी मेरे पास म्यूचुअल फंड का बास्केट आने लगा। तो मैं धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करना शुरू शुरू में, तो मेरा कोई लंबी टिकट साइज, बड़ी टिकट साइज लमसम बॉन्ड में मिल रही थी, तो मैं एसआईपी ही बेचता था उस टाइम। और एसआईपी में एनजे लोगों की जो इनकी टीम थी, वो उसकी लोगों की मास्टरी थी कि हाउ टू सेल एसआईपीज एंड हाउ टू कन्विंस द क्लाइंट फॉर द एसआईपीज। और उस टाइम पे हम लोग पीडीसी चेक लेके भी एसआईपी करवाते, क्योंकि एक साल का पूरा 12 महीने का 1,000 का दो 12 चेक लेके हम लोग एसआईपी लॉगिन करवाते थे उस टाइम पे। तब तब पान कार्ड भी वो कंपलसरी नहीं था, केवाईसी तो वो पिक्चर में ही नहीं था उस टाइम। ठीक है, ऐसे टाइम पे हम लोग एसआईपी करवाते थे। बहुत बहुत मेहनत लगती थी एक एसआईपी को करवाने में और कन्विंस करने में, क्योंकि लोग बाजार में, मार्केट से, शेयर बाजार से लोग डर रहे थे। और हमारे गुजरात में ना शेयर बाजार का दो पर्सपेक्टिव है। कुछ लोग शेयर बाजार में काम करके जुआ खेल के अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। कुछ लोग शेयर बाजार में लंबा सा इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को बहुत अच्छे से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर देते। तो मैं वो पॉजिटिव साइड देखता था कि चलो कुछ लोगों ने गलत किया तो वो उनकी प्रॉब्लम है, मैं अपना सही करूंगा। उनकी जो शेयर बाजार का जो मुझे समझ में आने लगा, तो शुरू शुरू में मैंने एनजे का जो एजेंसी लिया था 2006 में लिया था। और मैंने फिर उनके साथ साथ शेर खान का शेयर बाजार को पूरा समझने के लिए मैंने शेर खान का फ्रेंचाइजी लेने का डिसीजन लिया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं डायरेक्ट इक्विटी में भी अपने आप को लगा सकता हूँ कि क्या हो सकता है, क्या कैसे कर सकते हैं लोग, कैसे ट्रेड करते हैं, इक्विटी क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, एवरीथिंग आई वांट टू नो अबाउट, डिटेल में जानना था मुझे। तो शेर खान का मैंने फ्रेंचाइजी लिया। उसकी कुछ 3-4 एग्जाम रहती थी एनआईएसएम की उस टाइम पे, वो मैंने पास किया। और वो एग्जाम करके डेरिवेटिव का एक एग्जाम होता था, कैश का एग्जाम होता था, कमोडिटीज का होता था, करेंसीज का एग्जाम होता था, वो सब एग्जाम मैंने पास किया और उनका भी मैंने फ्रेंचाइजी लिया। फिर इंश्योरेंस का बिजनेस थोड़ा थोड़ा स्लो होने लगा, मैं पूरा का पूरा इक्विटी में आ गया। और इक्विटी में जब आ गया तो उसमें खुद बहुत सारे लॉस भी किए डायरेक्ट इक्विटी में। फिर वो ट्रेडिंग करने का एक जो चस्का था उस टाइम पे, ट्रेडिंग करने का जो एक टेस्ट था, वो टेस्ट जाता नहीं था। वो एक क्या बोलते हैं उसको, ग्रिडी, वो जो उसको लग जाती है ना, लत लग जाती है ना लोगों को, तो फिर वो निकलती नहीं है। फिर वो ट्रेडिंग पूरा डिटेल में सीखने के लिए मैं डाउ जोन्स के मार्केट, अमेरिका के मार्केट की एक शेर खान के थ्रू ही एक एकेडमिक थी, ऑनलाइन ट्रेडिंग एकेडमी जिसको बोलते हैं वो। उसमें मैंने 1.5 लाख उस टाइम पे फीस देके ऑनलाइन ट्रेडिंग एकेडमी में टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करके ट्रेडिंग करने का पूरा एक कोर्स किया। और वो अमेरिका से ही फैकल्टी आए थे। तो उन लोग पूरे के पूरे डाउजन्स के मार्केट में, लाइव मार्केट में, फिर इंडिया के लाइव मार्केट में हम लोगों को ट्रेड करा। तो मैंने शेयर बाजार में भी अपने आप को पूरा का पूरा इन्वॉल्व करके देख लिया। इंश्योरेंस में भी अपने आप को पूरा का पूरा इन्वॉल्व करके देख लिया। एंड देन अंदर से ऐसी आवाज आई कि ये जितनी भी चीज मैं कर रहा हूँ उनमें से जो मुझे बेस्ट लग रही है वो लग रहा है म्यूचुअल फंड्स।
और म्यूचुअल फंड्स क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं खुद 2-3 हजार की एसआईपी कर चुका था जब मैंने शुरू किया था। मुझे अच्छा सा रिजल्ट मिल रहा था उसमें से। मैं अपने फैमिली मेंबर को करवाया, अपने फ्रेंड्स लोगों को करवाया, और सब लोगों को शुरू शुरू में अपने नजदीक के लोगों को मैंने एसआईपी करवाई। कुछ लोगों ने बंद भी कर दी, कुछ लोगों ने पैसे बीच में से भी उठा लिए, क्योंकि क्या है कि जहाँ पे लिक्विडिटी रहती है लोग यहाँ पे यूज भी करते हैं, मिस यूज भी करते हैं। तो हाँ, आप सब लोगों को एक्सपीरियंस होता होगा कि ज्यादातर लोग यहाँ पे हमारे वहाँ पे रिडम्पशन करने आ जाते हैं इन बीच। ठीक है। तो ये जो मुझे अंदर से आवाज आने लगी, तो 2009 2007-9 में मैंने फिर एनजे के साथ अपना बिजनेस शुरू रखा छोटा मोटा, फिर अपना डायरेक्ट कॉल लिया। हर एक एएमसी से जाके मैंने अपने अपना एम्पेनलमेंट किया, और फिर बाद में 2009 में बहुत जो लेमन ब्रदर क्राइसिस का जो आया था, मार्केट में जो क्रैश आया था 50% का, तो उनके बाद बहुत मंदी थी बाजार में, कोई बिजनेस नहीं मिल रहा था। फिर भी दिल से ऐसा सोचा था कि नहीं, करना है तो म्यूचुअल फंड ही करना है, ना तो इंश्योरेंस करना है, ना तो स्टॉक ब्रोकिंग करना है, ना तो कुछ और करना है। बाकी सब कुछ छोड़ के हमारे क्लाइंट की जो भलाई है वो है सिर्फ इंश्योरेंस में, सॉरी, म्यूचुअल फंड्स में। तो म्यूचुअल फंड्स के अलावा दूसरा कुछ करना नहीं है, तो पूरा का पूरा फोकस लगा दिया म्यूचुअल फंड बिजनेस में। शुरू शुरू में मैंने 2 लड़के अपने साथ रखे जो फॉर्म फिलिंग करते थे, या एएमसी में, कैंप्स कार्वी में जो फॉर्म्स जो पहुंचाने होते थे, उसकी जेरोक्स करनी होती, जो मिसलेनियस एक्टिविटीज जब रहती थी, तो 2 लड़के मैंने रखे थे। वो लड़के लोग भी बहुत अच्छे से सीखते रहते थे, और भूल गलती भी करते रहते थे। वो गलती गलती इतनी गलती करते रहते थे, कभी कभी क्लाइंट के साथ, उसके साथ हमारा प्रॉब्लम भी हो जाता। मैंने हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस भी शुरू किया था। वो हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में भी प्रॉब्लम ये था कि जब भी क्लेम आता था तब क्लाइंट का जेन्युइन क्लेम नहीं होता था, क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता था, तो उसकी वजह से क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बिगड़ने का पूरा चांस रहता था। और 6-7 क्लाइंट के साथ मेरा ऐसा हो भी गया। उन लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि आप लोग हमको मदद नहीं करते हैं, क्लेम हमारा पास नहीं होता। एक्चुअली वो क्लेम भी एक्चुअली गलत होता था। तो वो ये सब एक्सपीरियंस होने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ये हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं करना है, मुझे लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं करना है। लाइफ इंश्योरेंस में मैं करता था तो मैं सिर्फ टर्म प्लान करता था। अभी मैंने लगभग 11-12 साल से लाइफ इंश्योरेंस की कोई टर्म टर्म के अलावा कोई पॉलिसी बेची नहीं है। और ना तो मेडिक्लेम मनी बैक प्लान बेचा है, ना तो टर्म ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान बेचा, ना तो यूलिप प्लान बेचा है। सिर्फ टर्म प्लान और एसआईपी का कॉम्बिनेशन, वही करके क्लाइंट की भलाई में जो बेस्ट होता था वही सब मैंने किया। अभी बात आ रही है एयूएम की। तो दोस्तों, एयूएम जो ऐसी चीज है तो वो अपने आप ही बढ़ती है अगर आप अपना फोकस सही रखते हो, एथिकल काम करते हो। अपना एयूएम बढ़ाने का फोकस तो मेरा कभी था ही नहीं। जब मैंने म्यूचुअल फंड का बिजनेस शुरू किया था तब मेरा म्यूचुअल फंड का जो कमीशन आता था वो बहुत कम था इंश्योरेंस की कंपेयर में, और स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस की कंपेरिजन में बहुत बहुत कम था। मैं अगर चाहता तो सोच, अंदर से लगता कि नहीं यार, इसमें तो कुछ मिल नहीं रहा है, मैं क्यों बिजनेस करूँ। लेकिन अंदर से इतनी आवाज आ रही थी कि नहीं, करना है तो यही करना है, करना है तो यही करना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। तो जैसे 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 2009 में मेरा एयूएम था अराउंड 20 करोड़ के आसपास था 2009 में। तो 20 करोड़ भी उस टाइम पे बहुत बोला जाता था, बहुत कम लोगों का होता था। तो 2009 में मैंने अपना थोड़ा फोकस बढ़ाया। एक दो लड़के को और टीम में लगाया, और उनको मार्केटिंग सिखाया, फोन टेलीफोनिंग सिखाया, सब सिखाया। और कुछ लोग छोड़ के चले भी गए, कुछ लोग अभी भी साथ में हैं, कुछ लोग अभी भी एसोसिएट के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो हर तरफ के लोग बाजार में रहते हैं। मैं अपने दूसरे दोस्तों को देखता रहता हूँ, उन लोगों की वहां पे भी सेम प्रॉब्लम है, हमारे वहां पे भी सेम प्रॉब्लम है। फिर बाद में 11 में और 12 में मैंने अपना ऑफिस खुद का खरीदा। एक्चुअली 2006 में एक ऑफिस खरीदा था, तो वो थोड़ा स्टॉक मार्केट में लॉस होने के बाद मुझे ऑफिस बेचना पड़ा। फिर 2011 में वापस ऑफिस खरीदा, तब तक मैं रेंट पे था। तो आज के दिन में मैं अगर आपको बताऊं कि मैं जब 2019 में 2009 टू 2019 तक मुझे 100 करोड़ पहुंचने में, अपना एयूएम बढ़ाने में, 100 करोड़ तक पहुंचने में मुझे 10 साल लग गए। राइट, 2019 में मेरा ईवीएम 100 करोड़ को टच हुआ, जस्ट बिफोर कोविड। तो बाद में इतना फोकस किया, ऑनलाइन टेक्निकल, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का यूज किया, अपने आप को पूरा जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल थे उनके साथ में जुड़ा, जितनी भी ट्रेनिंग्स होती थी उनके साथ में पर्सनली जाके जाते थे हम लोग। मैं और निखिल भाई वहाँ पे नेक्स्ट लेवल में आते थे, पाठशाला में आते थे, एमएफपी किया, यूएफपी किया, सब किया। हमारी पहली ही बैच यूएफपी की थी, तो वहां से सीखा। बहुत सारी दूसरी जगह से ट्रेनिंग मिली, बहुत सारे दूसरी
एएमसी से हमको ट्रेनिंग मिली, खुद पैसे दे के दूसरी जगह से ट्रेनिंग लेने लगे। बहुत सारे सेशन जैसे नेटवर्क एफपी है, ये है, वो है, सब बहुत सारे ऐसे सेशन होते थे, सब अटेंड करने लगे। तो वहां से इतना अच्छे-अच्छे इनपुट्स मिलने लगे, मोटिवेशन मिलने लगा, नॉलेज मिलने लगा, एक्सपीरियंस मिलने लगा और बहुत सारे बिज़नेस बढ़ाने की टेक्निक्स भी मिलने लगी। ये सब करते करके फोकस सिर्फ यही किया कि मेरे को कम से कम 5,000 लोगों को करोड़पति बनाना है। ये मेरा मिशन बनाया मैंने 8 साल पहले कि 5,000 लोगों को मुझे कम से कम करोड़पति बनाना है और लकीली बाय गॉड ग्रेस आज के दिन में कम 100 ने 188 लोग करोड़पति ऑलरेडी बन चुके हैं मेरे पोर्टफोलियो में। और उन लोगों ने 1,000 रुपए की एसआईपी की, 2,000 की एसआईपी की, 5,000 की एसआईपी की। और आज के दिन में लास्ट 2 साल में मेरे ये एसआईपी के प्लानिंग की वजह से उनके बच्चे लोग फॉरेन स्टडी करने जाने लगे, उन्होंने अच्छी सी गाड़ी खरीदी, उन्होंने अच्छा सा मकान खरीदा। मेरा मकान खरीदने का, मेरा ऑफिस खरीदने का, मेरा गाड़ी खरीदने का कोई वो टारगेट नहीं था, वो अपने आप होने लगा क्योंकि मैं मेरा सोचता ही नहीं था, मैं अपने सिर्फ क्लाइंट का ही सोचता था कि मुझे इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पैसे बनवा के देने। वो मेरा एक अंदर से आवाज आती थी कि नहीं, यहाँ पे पैसे बनते, यहाँ पे पैसे डलवाओ। जैसे जैसे कारोबार आगे बढ़ता गया, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ने गए। आप सोचते हैं, आप तो बहुत सारे लोग ये ऐसे भी होंगे कि आप जिस सिटी में रहते हो, जहाँ पे आप बिजनेस करते हो, वहां पे आपका बर्थ हुआ होगा, आपने वहां पे ही स्कूलिंग किया होगा, आपने वहां पे ही ग्रेजुएशन किया होगा, अब वहां पे ही स्टूडेंट, वहां पे आपका पूरा अभी लाइफ सेटल होगा। मेरा एग्जैक्टली डिफरेंट है। मैं एक छोटे से गांव से, सौराष्ट्र से 400 किलोमीटर दूर बड़ौदा स्टडी करने के लिए आया था। यहाँ पे मेरा कोई नहीं था। दिस सिटी वॉज स्ट्रेंज फॉर मी। आज के दिन में कम से कम 1500 लोग हैं जो बहुत अच्छे से मेरे दोस्त है। बहुत सारे रिलेटिव्स भी इधर आने लगे हैं, अभी बहुत सारे लोगों को मैंने भी यहाँ पे बुला के रखा है। तो ये जो पूरा का पूरा जो जर्नी था, वो स्ट्रेंज एज ए स्ट्रेंज बिजनेस करना, जो पब्लिक रिलेशन का बिजनेस है हमारा। रिलेटिव्स नहीं होते, फ्रेंड्स नहीं होते, आपके स्कूल के फ्रेंड्स नहीं होते, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स नहीं होते, तो आप बिजनेस कैसे, आप कभी सोचना, अगर आपका कोई पहचान नहीं है सिटी में, कोई भी सिटी में, तो आप बिजनेस कैसे करोगे। और दूसरा चीज कि मेरे पेरेंट्स का एक बिजनेस का एबीसीडी पता नहीं, है ना। मेरे इन लॉज में भी इस बिजनेस का एबीसीडी पता नहीं, फैमिली बैकग्राउंड में किसी को इस बिजनेस का कुछ भी नॉलेज नहीं है। फिर भी आज के दिन में बड़ौदा में जो लोग पले बड़े हैं, मीन्स अहमदाबाद में जो लोग पले बड़े हैं, उधर ही उसका बोर्न एंड ब्रॉट अप है, उधर ही उसका एजुकेशन हुआ है। भगवान की कृपा से मैं शायद उनसे भी थोड़ा आगे और अपना बिजनेस कर रहा हूँ। मेरा बिजनेस का फोकस एक ही है कि मेरा क्लाइंट मैक्सिमम रीच हो, मेरा क्लाइंट मैक्सिमम खुश हो, मेरा क्लाइंट सेटिस्फाइड हो। और क्लाइंट को खुश करने के लिए उनके वेलफेयर में जो भी करना, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, आप बहुत सारे लोग करते भी होंगे। आईएपी करनी होती है, कस्टमर मिस क्लाइंट को हम लोग एजुकेट करते हैं, उसके लिए कुछ दूसरी एक्टिविटी रहती है, उसके बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटी करते हैं जो उसकी वजह से उसको बच्चों को भी मोटिवेशन मिले, उसको पेरेंट्स को भी मोटिवेशन मिले। तो ये बहुत सारी एक्टिविटी करते 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 हम लोग यहाँ तक पहुंचे। तो आज के दिन में ये 1.5 करोड़ का मेरा एसआईपी बुक है। और वो एसआईपी बुक इतना स्टेबल है कि उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता, क्योंकि मैं गोल बेस्ड एसआईपी करवाता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप आ जाओ और ये एसआईपी कर दो, इतने रुपए की एसआईपी कर दो, वो कर दो, वो नहीं है। आप क्यों करना चाहते हो, किसके लिए करना चाहते हो, कितने टाइम के लिए करना चाहते हो, अकॉर्डिंगली उनके लिए प्लान बनता है और वो उसके साथ अटैच कर देते हैं। तो उनका हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें हम लोग उसको अटैच करके बना देते हैं, तो उसको पता चल जाता है कि ये एसआईपी मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है और ये इन्वेस्टमेंट मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, ये मेरे इनके लिए है, ये मेरे दूसरे बच्चे के लिए है, ये मेरे फादर मदर के लिए, कुछ भी है। तो पीपल शुड अटैच, उसके इमोशन अटैच करवा देते हैं उसके इन्वेस्टमेंट के साथ, तो उनका भी भला होता है, उनके फैमिली का भी भला होता है, और उसके उनके आसपास जितने भी लोग होते हैं उनका भी भला होता है। तो उनके साथ साथ बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली हमारा भी भला होता है। तो जैसे मैंने बहुत टाइम पहले एक सेशन अटेंड किया था कि अगर आप अपने क्लाइंट का रिटायरमेंट प्लानिंग करके बताएंगे और उसको स्टेबल रख के बताएंगे, उसको कंटिन्यू करके बताएंगे, तो आपका खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग ऑटोमेटिक बन जाता है। उसको उसके लिए आपको एडिशनल कोई एफर्ट्स देने की या मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो म्यूचुअल फंड बिजनेस आप सब लोगों को पता है कितना अच्छा बिजनेस है। नो डाउट आज के दिन में बहुत सारे चैलेंजेस भी है। मैं मेरा अभी अभी लास्ट वीक ही मेरा डीडीक्यू यानी कि ड्यू डिलीजेंस आया था एमपी में से, क्योंकि उसमें आपको सबको पता होगा जिनका 100 करोड़ के ऊपर एयूएम होता है लास्ट 3 साल से, 21 22 23 में, तो उन लोगों का ड्यू डिलीजेंस एक प्रोसेस रहता है एमपी में से, और वो पूरा कंप्लायंस आपको फॉलो करवाना है। और मैं लकीली बहुत सालों से पहले से ही कंप्लायंस फॉलो करता हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर रखने होते हैं रखता हूँ, जो भी डिस्प्ले में होना चाहते हो वो रखना चाहता हूँ वो रखता हूँ।
जो सॉफ्टवेयर में या जो सेफ्टी प्रिकॉशन रखना होता है वो भी रखता हूँ। अपने एम्प्लॉयज के पास भी मैं अपना जो सेफ्टी प्रिकॉशन रहता है, क्लाइंट के डेटा की कोई मिसयूज ना हो, वो भी मैं रखता हूँ। तो ये सब आपके पास से वो लोग मांगेंगे, आपसे पूरा का पूरा आपका बिजनेस स्टाइल पूछेंगे, आपके बहुत सारे सर्टिफिकेशंस मांगेंगे, आपने आपका डिक्लेरेशन ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन कब दिया, क्यों देर से दिया, सब पूरा उसका पूरा फॉर्मेट रहता है। वो एमफी पे अवेलेबल है, आप कोई भी देख सकते हो। आप अगर आपका 100 करोड़ के ऊपर एयूएम है तो अगले साल आपको भी ये ड्यू डिलिजेंस आएगा। उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहना, और वो आपका बिजनेस अच्छा करने के लिए आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए कंप्लायंस की ओर से, आगे जाके आपके क्लाइंट की ओर से आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आगे जाके आपको सेबी की ओर से कोई प्रॉब्लम ना आए, उनकी वजह से आपको सेफगार्ड करने के लिए ये पूरा ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस है। और बहुत अच्छा और लंबा प्रोसेस है, थोड़ा आपका टाइम कंज्यूम होगा लेकिन सीखने को भी मिलेगा उसमें से। तो मेरा इस बार कोविड के टाइम आया था लेकिन वो ऑनलाइन हो गया था, दूसरा फिजिकल इस बार है। तो आप सब लोगों को भी मेरा एक सुझाव है कि आप उनके अंदर भी थोड़ा अपना टाइम निकाल के एडवांस में ही प्रिपरेशन करने लगो। कौन सा रजिस्टर्ड मेंटेन करना है, कौन का कंप्लेन रजिस्टर मेंटेन करना होता है, आपका ट्रांजेक्शन लॉग मेंटेन करना होता है, आप जो फॉर्म्स फिलअप करके सबमिट करते हो उसकी भी आपको प्रूफ मेंटेन करनी पड़ती है। बहुत सारी चीज वो लोग मांगते हैं, वो जैसे जैसे टाइम जाएगा आपको सामने से पता चल जाएगा। तो अब मैं एयूएम की जर्नी की बात करूं, एयूएम के लिए मैंने जेन्युइनली कभी फोकस नहीं किया है, लेकिन ऑटोमेटिक मेरा एयूएम बढ़ता गया और आज के दिन में मैं 500 क्रॉस कर गया। जब इलेक्शन था उससे पहले मोदी जी ने टारगेट रखा था 400 के पार, तो मेरा भी टारगेट था 400 के पार बिफोर इलेक्शन। तो वो 400 पार मेरा बिफोर इलेक्शन ही हो गया। तो उसके बाद जो जर्नी आई, फिर बहुत सारे एनआरआई लोग आए, फिर बहुत सारे बड़ी टिकट साइज आई, उनकी वजह से मेरा जल्दी से 500 करोड़ क्रॉस हो गया। और वो 500 करोड़ क्रॉस हो गया, लेकिन मुझे जो 100 करोड़ क्रॉस होने में जो जो एक्साइटमेंट आया था ना, उतना एक्साइटमेंट मुझे अभी नहीं है 500 करोड़। क्योंकि उस टाइम पे जो 100 करोड़ था दैट वाज अ बिग फिगर। और वो आप लोगों को पता चलेगा जब आप 100 क्रॉस करोगे, जिन लोगों ने किया होगा उनको भी पता होगा कि वो एक्साइटमेंट कैसे रहता है, यू नो। तो जैसे 500 करोड़ है, अभी अभी मुझे यहाँ से 1000 करोड़ में जाना। मैं आपको बताऊं, 2009 टू 2019 10 साल लगे मुझे 100 करोड़ पहुंचने। 2019 टू 2024 अगस्त, मुझे सिर्फ 5 साल लगा उस एयूएम को 5 गुना करने, सिर्फ 5 साल लगा। तो आप सोचिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी इधर इफेक्ट है, पावर ऑफ इक्विटी का भी इधर इफेक्ट है, पावर ऑफ इंटीग्रिटी का भी इधर इफेक्ट है, पावर ऑफ एथिक्स, क्लाइंट वेलफेयर, ऑटोमेटिक ये सब अपने दिमाग में लेके जाओगे तो आपका इधर ऑटोमेटिक इफेक्ट आएगा। और इतने सारे लोग बाजार में हैं जिनको पैसे डालने, उनको अच्छे एडवाइजर नहीं मिल रहे, उनको अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा। इतने सारे लोग ऐसे हैं जो बाजार में सबको रेफरेंस देते हैं। कुछ लोगों को रेफरेंस देने में इतनी मजा आती है कि नहीं, मेरा आपने इतना अच्छा किया, मेरे बच्चे का इतना आपने अच्छा किया, तो मैं आपको कम से कम 3-4 लोग ऐसे देता हूँ जिनके लिए उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाए। तो वही तो हम लोगों को करना है, कि लोगों की लाइफ में चेंज लाना है। तो ये जो है वो मेरा फोकस है बिजनेस का। और ज्यादातर अगर आपको एयूएम बढ़ाना है तो आप मैक्सिमम फोकस एसआईपी बुक में रखिए, मैक्सिमम लोगों को एसआईपी करवाइए, क्योंकि एसआईपी में मार्केट का जो वोलेटिलिटी है वो डाइजेस्ट हो जाता है। और वोलेटिलिटी की वजह से आपका एसआईपी का जो प्रॉफिट लेवल है वो भी बढ़ता जाता है, आपका जो कंपाउंडिंग है क्लाइंट के लिए वो भी बढ़ता जाता है। और क्लाइंट के साथ रेगुलर टच में रहने का भी एक बहुत बड़ा वो माध्यम है एसआईपी करवाना। क्योंकि एसआईपी में कभी कभी उनके जो कटते नहीं है ईसीएस में, कभी दिक्कत आती है, हमको बात करनी पड़ती है उसके, बहुत सारे दूसरे एडिशन डिलीशन करना होता है, उसके लिए हम लोगों को बात करनी पड़ती है। लमसम इन्वेस्टमेंट में आप लोगों को रिव्यू करना पड़ता है, यहाँ पे भी आपको रिव्यू करना पड़ता है। जैसे हम लोग एमएफपी यूएफपी में सीखे हैं कि क्लाइंट का रिव्यू करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर रिव्यू नहीं करते हो तो क्लाइंट रिडम्पशन करके चला जाता है। और रिडम्पशन की अगर बात आती है तो आप बहुत सारे क्लाइंट, आपके यहाँ पे जो बैठे हैं मेरे दोस्त लोग, मैं आपको सबको मैं मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि रिडम्पशन आता है तो आप क्लाइंट को सपोर्ट कीजिए, अगर जेन्युइन रिडम्पशन है। अगर रिडम्पशन गलत कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली उसको कन्विंस कीजिए मत करो, क्योंकि ये आप गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर जेन्युइन रिडम्पशन आता है, आपको पता है उसकी सिचुएशन क्या है, तो आप अगर उसको एक बार रिडम्पशन करने में मदद करोगे ना, तो दूसरी बार वो एकदम खुशी खुशी आपके पास इन्वेस्टमेंट करने को आएगा। अगर आप रजिस्ट करोगे ना तो वो डरेगा कि अगर इनको मैं पैसा दूंगा ना तो ये वापस करने में बहुत दिक्कत लगाते हैं, तो मैं मुझे उसको पैसे नहीं देने। तो आप सोचे, अभी मेरा 500 करोड़ का एयूएम है ना, कम से कम 200 करोड़ तो मेरा रिडम्पशन हो गया।
अभी तक का, इतना मेरा कैलकुलेशन है। तो वो रिडेम्पशन अगर नहीं दिया होता तो शायद ये पैसे नए पैसे आते भी नहीं। हाँ, अगर आपने नहीं दिया होता तो थोड़ा आपका वो ग्रोथ हुआ होगा, लेकिन जो उनकी जगह 3 गुना 4 गुना 5 गुना नया पैसा है वो नहीं आता। तो ये मेरा दूसरा पर्सपेक्टिव है। आप उसको प्रोडक्ट रिव्यू करके उसके अच्छे से प्रोडक्ट में उसको शिफ्ट करवाते रहिए, या कैपिटल गेन का ख्याल रख के उसका जो भी पोर्टफोलियो में चेंज करना है वो भी करते रहिए। देखो सेबी अपना रेगुलेशन लगाती रहेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री अपना कैपिटल गेन लगाती रहेगी, बहुत सारी चीज आती रहेगी, बहुत सारी चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है मार्केट में। जियो पोलिटिकल रिस्क की वजह से मार्केट गिर भी सकता है, आगे भी जा सकता है। बहुत सारे चेंजेस, जैसे बॉबी जी ने बताया कि मार्केट इज नॉट इन अवर कंट्रोल। जो कंट्रोल में है हमारे, उस कंट्रोलेबल फैक्टर्स पे आप ध्यान रखिए, आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो होगा, आप खुद ग्रो रहेंगे। और हाँ, अपना एयूएम बढ़ाने में फोकस मत रखिए। अपने को जो काम करने में मजा आ रही है, जो सेटिस्फेक्शन होता है कि नहीं मुझे ये करने में बहुत बहुत सेटिस्फेक्शन होता है, मैंने आज इस क्लाइंट का अच्छा किया, मैंने आज उस क्लाइंट का अच्छा किया, मैंने आज उसको अच्छी सी एडवाइस दी। बहुत सारी ऐसी एडवाइस भी होती है जो हमारे बिजनेस में रिलेटेड नहीं होती, उनकी वजह से हम लोगों को अलग अलग जगह से नॉलेज गैदर करना पड़ता है, एक्सपीरियंस गैदर करना पड़ता है, अपने आप को एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज शेयर करने होते हैं। तो ये सब चीज बहुत काम में आती है। तो जितने भी लोग अभी 100 करोड़ पहुंच गए हैं, उनका जर्नी थोड़ा फास्ट होने वाला है, क्योंकि उसको रेफरेंस भी इतना अच्छा मिलेगा अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो। जिसका अभी 100 करोड़ नहीं हुआ है, उन लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जमाने में और आपके जमाने में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस है, बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस है, बहुत सारी कंप्लायंस चैलेंजेस है, बहुत सारी दूसरी जो रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहे हैं उसकी चैलेंजेस है। उसके सामने अपॉर्चुनिटीज भी इतनी है, उतने सामने अवेयरनेस भी उतनी है। हमारे टाइम पे अवेयरनेस थी नहीं म्यूचुअल फंड बिजनेस की, इक्विटी मार्केट की। तो बहुत सारे ये 30 मिनट 35 40 मिनट्स में जो मुझे शेयर करना था, वो मैंने अपने लेवल बेस्ट ट्राई किया है कि मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट शेयर कर पाऊँ अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि आपका बिजनेस बढ़े। अगर इसके बाद अगर किसी को भी कुछ क्वेरीज है, कुछ किसी को कुछ पूछना है, तो आशीष मेरा नंबर शेयर कर दिएगा, मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कभी भी। मैं भी 2018 से 2019-18 से मैं नेक्स्ट लेवल पाठशाला में, मुंबई यहाँ से बड़ौदा से ट्रैवल करके जाते थे हम लोग, तो फिजिकल पाठशाला हुआ करती थी। फिर एमएफपी प्रोग्राम में और ईएफपी प्रोग्राम में, यूएफपी में भी हम लोग फिजिकल गया करते थे। फिर बाद में कोविड के बाद पूरा ऑनलाइन वर्जन शुरू हुआ। So that was a challenge and that was an opportunity for us. So thank you very much, friends. That was, जितना मैंने ब्रीफ में और मैक्सिमम शेयर करना चाहा मैं आपको कर चुका हूँ।